हाँ तो मेरे प्यारे पढ़े लिखे बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ भाई, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़े लिखे ही तो कहेंगे, कि अनपढ़ कह दें आपको? नहीं कह सकते हैं ना। आप तो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 14 साल बीत गए आपको। 2 साल LKG UKG नर्सरी, 3-4 साल वो हुए, 12 साल, 12वां साल ये चल रहा है, 14-15 साल तो हो ही गए, इसलिए अब तो पढ़े लिखे ही कहेंगे और पूरी तरह से पढ़ गए हैं। तो इसलिए पढ़े लिखे बच्चों, मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं आपका शिक्षक अशोक कुमार नरवर आपको टेंशन फ्री करने आया हूँ। जल्दी से परिचय याद हो जाए ये लेके आया हूँ, इसलिए ये काम जरूर कीजिएगा कि मैं आपको टेंशन फ्री करूँ, मैं आपको कुछ याद करवाऊँ, आपको नए नए अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो दूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को खूब शेयर कीजिए और मेरे व्यूअर्स को बढ़ाइए। नहीं बढ़ाना तो मत बढ़ाइए, कोई बात नहीं, फिर भी हम तो हंसते ही रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे, आपको टेंशन फ्री करते रहेंगे। नो स्ट्रेस नो टेंशन। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें क्या लिखा है, पतंग नाम का दूसरा पार्ट है। शायद ये पार्ट रिड्यूस तो हो चुका है, लेकिन मैं तो फिर भी पढ़ देता हूँ। आलोक धनवा का यहाँ परिचय, कवि परिचय। इनका जन्म 2 जुलाई 1948 को हुआ। जीवन परिचय क्या है, आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को हुआ। हाँ भैया आ गए जन्म ले लिया। किसने लिया? आलोक धनवा ने। कब लिया? 2 जुलाई 1948, मुंगेर बिहार में। मुंगेर जो है जिला है बिहार का, बिहार स्टेट है, इसमें उन्होंने जन्म लिया, जन्म हुआ था। आप हिंदी के प्रसिद्ध जन कवि माना जाता है। जन कवि माने जनता के कवि, जनता के कवि को जन कवि कहते हैं। प्रसिद्ध माने फेमस होता है, तो फेमस कवि, जनता के कवि। और शिक्षा स्वाध्याय खुद ही पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी कर ली, स्वाध्याय कहते हैं। शिक्षा स्वाध्याय से प्राप्त की। व्यक्तित्व इनकी रचनाओं में इनके व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ती है। अब इनका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी कैसी थी वो इनकी रचनाओं में है, तो देखते हैं। सार्वजनिक संवेदना, सार्वजनिक मानव पीड़ा, पीड़ा का विरोध। सार्वजनिक संवेदना मीन्स पूरे लोगों के प्रति दया भाव, पूरे लोगों के प्रति मदद का भाव, उपकार का भाव हो। सार्वजनिक संवेदना, सार्वजनिक मानव पीड़ा, सभी मानवों की पीड़ा को समझा, उस पीड़ा का विरोध किया। मर्म सब कुछ गहराई से दिखाई देता है किनके? उनकी कविता में, जो संवेदित नहीं आंदोलित भी करता है। उनका जो काव्य है वो गहराई, मर्म की गहराई तक जाता है, संवेदित भी करता है और आंदोलित भी करता है। कुछ गलत का विरोध करने के लिए भी साहस देता है, उसी को कहता है आंदोलित करता है। आंदोलित करता है मतलब झकझोर देता है, हिला कर रख देता है। नहीं, हमें इस गलत का विरोध करना है, इस पीड़ा का विरोध करना है, यही आंदोलित करना कहलाता है। रचना है पहला काव्य संग्रह, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया रोज बनती है, नहीं बिगड़ती थोड़ी है तो बनती होगी। दुनिया रोज बनती है, ये धार कोई कहता है दुनिया रोज बनती है। हाँ भैया, नहीं बिगड़ती, हाँ दुनिया बनती। सही कहा साहब आपने, आलोक धनवा जी, कि दुनिया रोज बनती है। एक रचना। अगली रचना, जनता का आदमी। अरे आदमी जनता का, जनता आदमी की है, तो जनता का आदमी क्या है? दुनिया रोज बनती है। अब दुनिया रोज बनती है तो उसी दुनिया में तो जनता है, तो जनता का आदमी। जिसने लिखा इस चीज को वो जनता का आदमी। कौन? खुद आलोक धनवा। गोली दागो, गोली मार दो। पोस्टर पे छप गए साहब, आलोक धनवा जी का फोटो छप गया पोस्टर पे। कपड़े के जूते, अब जूते वो कपड़े के तो पहनते होंगे, चमड़े के पहन लेते होंगे ज़्यादा। कपड़े के जूते पहन ले। ब्रूनो की बेटियां आदि अन्य संग्रह हैं, ये उनकी रचना है। इस पर ज़्यादा सोच विचार की बात नहीं है। दुनिया में रोज बनती है, बहुत मैंने बात कर ली। जनता का आदमी एक बात कर ली, गोली दागो एक बात कर ली, है ना। गोली दागो इसलिए, अब जिस पर गोली दागी वो तो मर गया, तो पोस्टर पे छप गया, तो उसके जो कपड़े थे उनके जूते बना लिए। ठीक है, मतलब आलोक धनवा की रचनाओं को यूं भी याद कर सकते हैं कि दुनिया रोज बनती है, हाँ बन गई। अब एक जनता में से आदमी आया, जनता का आदमी, उसने एक गोली दाग दी किसी पे, तो वो मर गया, तो पोस्टर पे उसका फोटो छप गया और उसके जो कपड़े थे उनके जूते बनाए, और वो जूते ब्रूनो की बेटियों को दे दिए। ब्रूनो की बेटियां आदि को दे दिए। चलो, ये हो गई उनकी रचना। भाषा उनकी जो है सामान्य है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल भाषा में लिखा। साहित्यिक हिंदी और खड़ी बोली है, सामान्य भी है, साहित्यिक हिंदी है, खड़ी बोली है। मानक हिंदी को साहित्यिक हिंदी। भाषा में तराशी हुई अभिव्यक्ति हासिल की है। उन्होंने भाषा में तराशी हुई अभिव्यक्ति को हासिल किया है। माने जो अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है, वो जो कुछ भी कविता लिखते हैं उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है, बोलने के द्वारा ओरली, लिखने के द्वारा रिटर्न। तो उन्होंने जो रिटर्न अभिव्यक्ति की है उस
को जो है तराशी हुई भाषा की अभिव्यक्ति हासिल है, सशक्त विचारों के साथ भाषा सरल भी सरल है। उनके विचार तो सशक्त है, सशक्त में एकदम मजबूत, पावरफुल, किसी को भी उद्वेलित कर दे, आंदोलित कर दे, किसी को भी प्रभाव कर दे, किसी पर भी इफेक्ट कर दे, ऐसे विचारों को सशक्त विचार कहते हैं। उनकी भाषा सरल है। काव्य में बिंबों का प्रयोग भी किया गया, बिंब मीन्स एग्जाम्पल्स का प्रयोग खूब किया गया। तो काव्य में बिंबों का प्रयोग किया गया तथा कहीं कहीं प्रकृति का मानवीकरण भी परिलक्षित होता है, यानी देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं पे उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर लिया, मतलब प्रकृति को मनुष्य मान के कविता लिखी, इसलिए उसको कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। अब ध्यान रखिएगा, रचनाएं से लगा के साहित्य में स्थान तक ही हमें परिचय को याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता MP बोर्ड। रचनाएं, भाषा, साहित्य में स्थान, इसको याद कर लो, आपका हो गया काम। आपको ऊपर का लिखना हो एक्स्ट्रा में, आपसे बन जाए तो लिख देना, टाइम बचे तो, नहीं बचे तो मत फालतू उलझना। रचनाओं से साहित्य में स्थान तक ही MP बोर्ड पूछता है, हम भी वही पूछेंगे। तो प्रकृति, कहीं कहीं प्रकृति का मानवीकरण उनके काव्य में परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है, पाया जाता है, यही परिलक्षित है। साहित्य में स्थान, नई पीढ़ी के लिए एक हस्ताक्षर कहलाने वाले, हस्ताक्षर मीन्स एक अच्छे कवि कहलाने वाले, जन कवि आलोक धनवा, जनता के कवि आलोक धनवा। अरे वाह, जनता के कवि हो? नहीं नहीं नहीं, वही जानवरों के कवि थोड़ी होंगे, आप तो जनता के कवि होंगे, इसलिए जन कवि कहा, जान कवि, जानवर कवि नहीं कहा, जन कवि। आलोक धनवा जनता की आवाज़ है, बिल्कुल जनता जो कहती है वही आवाज़ उन्होंने कविता में लिखी, इसलिए जनता की आवाज़ है, वही जनता का है। कवि बहार, कवि महोदय हमारी इन समस्याओं को कविताओं में लिखो, उन्होंने लिख दिया तो जनता ने कहा हमारी तो ये आवाज़ बन गए, जनता की आवाज़ बन गए। जनता के लिए सृजन कार्य किया, जनता ने जो कहा उसी के लिए उन्होंने रचनाएं रची, रचनाएं लिखी, इसी को कहते हैं सृजन कार्य किया। अरे क्या जरा सा शब्द आ गया, सृजन कार्य किया, कोई कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं, सृजन कार्य किया मैंने और जनता के लिए कविता लिखी। सृजन करना मैंने नया बनाना, नया का बनाया उन्होंने, क्या रोटी बनाई कि पराठे बनाए कि जलेबी बनाई? नहीं बनाया, उन्होंने बनाया कविता को और उसी को कहा सृजन करना। रोटी का भी सृजन करना हो सकता है। इन्हें पहला सम्मान नागार्जुन सम्मान मिला, एवं फिर फिराग गोरखपुरी सम्मान मिला, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान मिला, प्रकाश जैन स्मृति सम्मान आदि अन्य सम्मान भी प्राप्त हुए। कौन कौन से सम्मान? नागार्जुन सम्मान, नागार्जुन, नाग धनार्जुन, नाग था उसको अर्जुन को तरह, फिराज गोरखपुरी सम्मान भी मिला, गिरिजा कुमार माथुर भी मिला। ये मधुर गलत छपा है, माथुर पढ़ना है इसको, गिरिजा कुमार माथुर, था थर्मस का धा नहीं है। प्रकाश जैन स्मृति सम्मान आदि सम्मान भी प्राप्त हुए, माधुर की जगह माथुर करना था थर्मस का। चलिए आगे चलते हैं, अगले परिचय में आते हैं। कविता के बहाने बात सीधी थी पर उलझ गई, बात तो सीधी थी उलझ गई तो क्या करें, तुम सुलझा दो भाई। स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि इनकी कवि की बात उलझ गई, कुंवर साहब की, कुंवर नारायण की, इसको सुलझा दो। अरे भाई सुलझा दो तो कैसे सुलझाओगे? इस परिचय को याद करके। किसके परिचय को? कुंवर साहब के परिचय को। कुंवर साहब कौन? कुंवर नारायण। और इन्होंने कितनी कविताएं लिखी हमारी किताब में? आरोह भाग 2 में इन्होंने लिखी 2 कविता। कितनी? 2। कितनी कविता लिखी? 2 लिखी। एक तो लिखी कविता के बहाने, दूसरी लिखी बात सीधी थी। दोनों को कह रहे इनकी वो कर लेना, क्या कर लेना, इनकी व्याख्या तैयार कर लेना। लेकिन पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं। कवि परिचय कौन साहब हैं? कौन साहब हैं? साहब आइए, कुंवर साहब, कुंवर नारायण, इनका परिचय है। हाँ साहब आ गए। देखिए कब आए हैं भाई दुनिया में, इस आसमान से टपक के इस धरती पे कब आ गए? ये 19 सितंबर 1927 को ये टपके साहब, इन्होंने जन्म लिए, टपके नहीं, सॉरी, इन्होंने कब आ गए इस धरती पर? ये 19 सितंबर 1927 को इन्होंने अवतार ले लिया साहब, जन्म ले लिया, और मृत्यु हुई 15 नवंबर 2017 को। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तब ये चले भी गए यहाँ से। चलो ठीक है। अब ये है जीवन परिचय। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। फैजाबाद भैया अयोध्या जी के पास में है, यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है ना, वो उसके पास में फैजाबाद है, एक जगह का नाम, मतलब 2 नगर हैं, एक फैजाबाद एक अयोध्या, ठीक है। उसी फैजाबाद जिले में इनका जन्म हुआ, कुंवर नारायण का, उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा इन्होंने इंटर तक की शिक्षा विज्ञान वर्ग से प्राप्त की, यानी साइंस से। अब साइंस में गणित भी होता है, जीव विज्ञान भी होती है, तो किस समूह से? जीव विज्ञान समूह से प्राप्त की। साहित्य में रुचि होने के कारण उन्होंने 1951 में अंग्रेजी में और लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। अरे भाई
विज्ञान से तो 12वीं कर ली, अब 12वीं के बाद इनकी रुचि थी लिटरेचर में, साहित्य में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो साहब वो तो साइंस वाइंस छोड़ो, अरे कौन पढ़ा है साइंस वाइंस, हाँ कौन नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, 12वीं के बाद में तो एमए करूँगा। तो उन्होंने भैया जाके जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए 1951 में कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात है, साइंस वाइंस छोड़ छाड़ के लिटरेचर में पहुँच गए। चलो व्यक्तित्व क्या था, हिंदी के सम्मानित कवियों में गिने जाते। अरे भाई क्यों नहीं गिने जाएंगे सम्मानित, भाई तुम काम करोगे, कोई अच्छा काम करेगा उसको सम्मानित ही करेंगे, तो भाई अच्छी बात है। आपको सम्मानित कवियों में गिना जाने वाले कुंवर नारायण जी की प्रतिष्ठा और आदर हिंदी साहित्य की भयानक गुटबाजी से परे सम्मान है। भयानक गुटबाजी, कोई किसी गुट का, कोई ये किसी गुट के नहीं थे, ये सब में सम्मानित थे। तो इनकी अलग ही पहचान थी। कला की विभिन्न विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले, कला की जितनी भी विधाएं, जितने भी कैटेगरी है, और चाहे पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, चाहे साहित्य हो, यानी लिटरेचर हो, इन सब में रुचि रखते थे। तो विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले रसिक विचारक के समान थे। रसिक, रसिक माने जिस काम को करने में किसी को आनंद मिले उसे क्यों कहते हैं, वो रसिक है। उस काम करने को रखा रसिक है, और उस काम को बहुत रुचि से इंटरेस्ट करता है। जो भी कोई काम को इंटरेस्ट से करे मैंने रसिक कहलाता है। और ये भी रसिक थे, कोई खाने का रसिक, कोई म्यूजिक का रसिक, कोई कविता का रसिक, तो ये कविता के रसिक थे। लेकिन ये बहुत सारी विधाओं के, तो ये पेंटिंग के भी, ये म्यूजिक के भी, ये कविता के भी रसिक थे, रसिक विचारक के समान थे। कुंवर जी को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। मतलब ये अपनी रचनाओं में क्या करते थे, इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते थे, पुरानी चीज़ों से वर्तमान को जोड़ के देखते थे। ये पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं, नागर संवेदना के कवि हैं। एक प्रकार की संवेदना, एक प्रकार की दया परोपकार की भावना वाली एक तरीका है, उसको नागर संवेदना कहते हैं, रचना है। चलिए रचनाओं में क्या पूछा उनके, भाई रचनाएं चक्रव्यूह, तीसरा तार सप्तक, हम तुम, है ना, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। अब देखना ध्यान से, एक दिन क्या हुआ, हम और तुम दोनों, हम और तुम कौन, एक कुंवर साहब और एक हम, दोनों गए तो एकदम आमने सामने देखे। हाँ, उनने आमने देखा, हमने सामने देखा, वो कोई दूसरा था ही नहीं, हम दो ही थे, तीसरा नहीं था, तो ये कोई दूसरा नहीं था, हम तुम दोनों थे, है ना, कोई दूसरा नहीं। तीसरा तार सप्तक हमने लिख डाला, हम दोनों ही थे तो दोनों ने तीसरा तार सप्तक लिख डाला। लेकिन लिख तो दिया, लेकिन दिमाग चकरा गया, चक्रव्यूह बन गया, चक्र घन्नी हो गया दिमाग, इसलिए चक्रव्यूह भी लिख डाला, चक्रव्यूह में फंस गया हमारा दिमाग। मैंने हम तुम दोनों गए, आमने सामने देखा, कोई दूसरा नहीं था, तो इसलिए हमने तीसरा तार सप्तक लिख दिया। हमने कहा दो क्या करेंगे, तीसरा भी तो तीसरा कौन है, तीसरा तार सप्तक। लेकिन दिमाग तो चक्र गन्नी हो गया, तो चक्रव्यूह मतलब चक्रव्यूह उनकी रचना है, तीसरा तार सप्तक है। हम तुम्हें आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये सब रचना है, आमने सामने और कोई दूसरा नहीं, दो अलग अलग रचनाएं हैं। यहाँ पे कोमा नहीं लगा, आप लगा लेना। खंड काव्य आत्मजयी, आत्मजयी, आत्मा को जो विजय प्राप्त कर ले आत्मा पर, वही आत्मजयी। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, समीक्षा, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार आदि। भाषा शैली, देखिए भाई भाषा शैली में पहले तो ये बताया है, क्या बताया, जल्दी जल्दी। अरे हाँ बताता हूँ भाई, सब्र तो करिए। आप तो कह रहे जल्दी जल्दी, काहे जल्दी तुम सीख नहीं पाओगे ना, तो चलो मैं बताता हूँ। संस्कृत, उत्तर भारत की स्थानीय बोलियाँ, एक तो संस्कृत थी उनकी भाषा, उत्तर भारत की स्थानीय बोलियाँ जिसमें ब्रज, मालवी, हरियाणवी, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी और जो भी होती हूँ, है ना, सारी बोलियाँ, फारसी, अरबी जैसे इस्लामी भाषाओं के अलावा अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व और उनकी भाषा द्वारा भारतीय सामाजिक संरचना के हर आयाम के लिए किए गए गहरे औपनिवेशिक हस्तक्षेप मैंने अंग्रेजों के द्वारा जो भारत को अंडर कंट्रोल किया गया, कंट्रोल में किया गया, उसको औपनिवेशिक हस्तक्षेप कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की खड़ी बोली, विचारों में खुलापन, भाषा और विषय की विविधता, कविताओं के विशेष गुण हैं। माने उनकी एक तो ये उनका क्या है, अच्छा पक्ष है जिसको हम कहते हैं भाव पक्ष। उनकी हिंदी साहित्य में की खड़ी बोली का यूज किया, विचारों में खुलेपन का प्रयोग किया, भाषा विषय की विविधताओं के हिसाब से कविताओं का विशेष गुण रहे। संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता कविता का बीज शब्द है। मैंने संशय भी कविताओं में पाया जाता है, संभ्रम, भ्रम भी पाया जाता है, और प्रश्न भी पूछे गए जो आकुलता को बताते हैं, घबराहट को बताते हैं। कवि में घबराहट है, आकुलता है, बेचैनी है। साहित्य में स्थान में देखिए, सन 2009 में वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया
2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें 9 में मिला। देश के सबसे बड़े साहित्य सम्मान से उन्हें सम्मानित किया, साहित्यिक अकादमी सम्मान, कुमार आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय प्रेमियों फेरेनिया सम्मान 2009 में, पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। ये उनके सम्मान थे। धन्यवाद। अरे देखिएगा, अरे हंस दो थोड़ा तो यार, थोड़ा हंस दो जाते जाते। और थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। क्यों देखिएगा भाई? आपकी टेंशन कम करना और साथ में आपको परिचय सिखाना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर जरूर करिएगा भैया। मैं अब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। हाँ।